तो ये शुरुआत मुसलमानों से होनी है, मुस्लिम महिलाओं से, लेकिन इसका अमल जो उनका असली टारगेट है वो सभी महिलाओं को किसी ना किसी बहाने से पढ़ाई से दूर रखना है, कॉलेज स्कूलों से दूर रखना है। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी पढ़ाई से दूर रखना है। उसी प्रकार शूद्रों को, जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ओबीसी हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई से दूर रखना है। जो मनुवादी ताकतें आज हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही हैं, भारत का संविधान खत्म करके, उनका हर चीज़ में सफलता प्राप्त करने का, हर चीज़ में हाईलाइट होने का, हर चीज़ में लाइमलाइट में आने का और हर चीज़ में फ़ायदा उठाने का एक ही फार्मूला है, वो मुसलमानों के लिए झूठी नफरत पैदा करना। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा। महमूद पराचा से आज हम जानेंगे, जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ है, वो विवाद अब देश से लेकर दुनिया भर में फैल गया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर हिजाब को लेकर संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज पराचा साहब से बात करेंगे। तो सर, आपका मिलर टाइम्स से बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं आरएसएस बीजेपी मनुवादियों की और ज़ायनिस्ट फोर्सेस की और कैपिटलिस्ट फोर्सेस की टेक्निक और स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी किया है तो समझता हूँ। तो एक बुनियादी गलती जो हम सब करते हैं वो नहीं करनी चाहिए इनके साथ कभी भी, वो ये है कि हम इनके बनाए हुए एजेंडे पे आगे चलने लगते हैं हम। तो जो ये हिजाब का जो मुद्दा आरएसएस बीजेपी और मनुवादी ताकतें जिस तरह से बना रही हैं, अगर हम उस मुद्दे में फंस जाएंगे, उनके बिछाए हुए जाल में, उनकी बिछाई हुई फील्डिंग में, तो फ़ायदा उनको ही होगा। इसमें बुनियादी मुद्दा ये है कि मनुवादी मानसिकता जो है, हिंदू राष्ट्र की जो मानसिकता है, जो अब खुलेआम डिक्लेयर कर दी गई है कि मनुस्मृति के बुनियाद पर ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। मनुस्मृति में ये बात साफ है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो मनुस्मृति की जो व्यवस्था है या जो उनका निज़ाम है या सिस्टम है, वो ख़वातीन को पढ़ाई लिखाई करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये बुनियादी बात ये है कि हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं है। और हमने ये अच्छी तरीके से, आसानी से देखा है, हर जगह देखा है कि जो मनुवादी ताकतें आज हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही हैं, भारत का संविधान ख़त्म करके, उनका हर चीज़ में सफलता प्राप्त करने का, हर चीज़ में हाईलाइट होने का, हर चीज़ में लाइमलाइट में आने का और हर चीज़ में फ़ायदा उठाने का एक ही फार्मूला है, वो मुसलमानों के लिए झूठी नफ़रत पैदा करना। इससे इनके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो इनका जो बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, मनुस्मृति लागू कराने का, वो, और हर बार जब कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बड़ी ये साजिश करेंगे, कोई बड़ी मुहिम चलाएंगे, तो साथ के साथ वहाँ कोई ना कोई बड़ी चोरी या लूट भी हुई होती है। जैसे हिजाब का जो इशू शुरू किया गया अभी, तो साथ के साथ हम सब ने देखा है कि एक गुजरात में एक एसकेएम नाम की एक संस्था है, कंपनीज़ हैं जो इसका काम करती हैं कि ये जहाज़ बनाने का या जहाज़ के पोर्ट बनाने का। तो उसमें 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा की घोटाला हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और करीब बहुत सारे बैंकों को चीटिंग करके 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया चुरा लिया गया है। तो ये जो कंपनी है, इसको मोदी साहब ने बहुत सस्ते में ज़मीन भी दी थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा बैंक में फ्रॉड का केस सामने आया है, और जो उसके मालिक हैं मनुवादी मानसिकता के गुजराती हैं, और जो हैं वो मित्तल साहब, वो अभी देश से फरार हैं। तो ये उसको छुपाने के लिए भी हिजाब का मुद्दा उठाया गया। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को क्यों टारगेट किया है? क्या मनुस्मृति मुस्लिम पे ही लागू होता है या जो नॉन मुस्लिम है उस पर भी लागू होता है? देखिए, सभी महिलाओं पे लागू होता है। मनुस्मृति पढ़ाई के जो कॉन्टेक्स्ट में है वो सभी महिलाओं पे लागू होता है, लेकिन कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उन्होंने माइनॉरिटी से ही करनी है। जैसे मुसलमानों से शुरू करनी है उन्होंने कि मुस्लिम महिलाओं को रोका जा रहा है पढ़ाई करने से, उसके बाद नंबर आएगा सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध। आज वैलेंटाइन डेज भी है और मैं देख रहा हूँ यूपी में कई जगह वो महिलाओं के खिलाफ, और इस खुद कर्नाटक में भी कितना महिलाओं के खिलाफ आतंक का माहौल बनाया जाता है हर वैलेंटाइन डे पे, वो सब ने, पूरी दुनिया ने देखा है।
तो ये शुरुआत मुसलमानों से होनी है, मुस्लिम महिलाओं से, लेकिन इसका अमल जो उनका असली टारगेट है वो सभी महिलाओं को किसी ना किसी बहाने से पढ़ाई से दूर रखना है, कॉलेज स्कूलों से दूर रखना है। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी पढ़ाई से दूर रखना है। उसी प्रकार शूद्रों को, जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ओबीसी हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई से दूर रखना है, क्योंकि मनुस्मृति ये कहती है कि अगर किसी के कान में पढ़ाई लिखाई की कोई बात चली जाए तो उसमें पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। ये बुनियादी बात है जिससे हमें भटकना नहीं चाहिए। जहाँ तक यूनिफॉर्म की बात है, तो पूरी दुनिया में अभी एक इशू क्या है कि स्कूल और सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, उस पर अमल कराने की जिम्मेदारी सरकार की है अगर कोई उसकी वायलेशन करता है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ये शरारत की बुनियाद पे ही ये कानून भी लाया गया था कर्नाटक की सरकार ने, इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, और ये बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है, इसमें भी मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं इसमें ना फंसना चाहते हुए भी इतनी सिर्फ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, जो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बयान दे रहे हैं तो कम से कम मेरी इस बात को ध्यान में रख के ही आगे बयान दें कि ये एक, अगर यूनिफॉर्म का मतलब है तो यूनिफॉर्म का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम लोग वकील हैं, एडवोकेट एक्ट्स में लिखा है साफ तौर पे कि अगर एडवोकेट की ड्रेस कोड जो है वो कोट पैंट है, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, बैंड या फिर टाई, दोनों चीज़ें हैं। अब महिलाओं के लिए इसमें शलवार कमीज़ भी अलाउड है, और जो यहाँ तक कि शेरवानी भी अलाउड है, शेरवानी और कुर्ता भी अलाउड है। मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म होती है तो उसमें हर तरह की गुंजाइश रखी जाती है। जैसे यूनिफॉर्म ये तो हो सकती है कि अगर कोई भी पढ़ने आएगा या कोई टीचर है तो वो हिजाब पहनेगी, तो वो किस तरह का पहनेगी, लेकिन हिजाब नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे सिख ब्रदर या जो सिस्टर्स भी सिख सिस्टर्स भी पहनती हैं, वो नहीं हो सकता। पगड़ी का रंग बताया जा सकता है कि आप स्कूल की यूनिफॉर्म अगर ग्रीन है तो ग्रीन रंग की पगड़ी पहन सकते हैं, ये उनके ऊपर वो लगाई जा सकती है। ये है यूनिफॉर्म का मतलब। और अगर कोई बिंदी लगाता है तो किस तरह की बिंदी लगाएगा ये भी बता सकते हैं। कोई अगर कोई गले में माला भी पहनता है तो वो किस प्रकार की माला होगी, ये यूनिफॉर्म बता सकते हैं कि इसी तरह की मालाएं पहन सकते हैं। लेकिन सभी लोगों की जो बुनियादी फंडामेंटल राइट है एक, उसको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म का कोड बनता है। ये नहीं कि ये कह दिया जाए कि कोई महिला साड़ी नहीं पहनेगी, सब महिलाएं स्कर्ट पहन के आएंगी, ये बुनियादी तौर पे यूनिफॉर्म का प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जो महिलाएं साड़ी पहन के आना चाहती हैं उनका कलर बताया जा सकता है कि साड़ी इस कलर की होगी। जो महिलाएं स्कर्ट पहन के आना चाहती हैं उनका भी कलर बता दिया जाएगा कि इस स्कूल में आपको इस कलर की स्कर्ट पहननी है। लेकिन उसको इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप स्कर्ट ही पहन के आओगी, साड़ी पहन के नहीं आओगी या सलवार कमीज़ पहन के नहीं आओगी। ये है बुनियादी यूनिफॉर्म का मतलब। ठीक है सर, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ये बयान दिया है कि देखिए हिजाब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और जो मुस्लिम वर्ग है ये चाहते हैं कि फिर से महिलाओं को एजुकेशन ना दिया जाए ताकि वो फिर से उनको घर में कैद कर दिया जाए। वो ये एक आरोप लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम जो शिक्षक वर्ग है वो नहीं चाहते कि फिर से मुस्लिम बेटी आगे बढ़े, वो पढ़े। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? कि बात यही है कि वो वकील भी हैं, बहुत समझदार इंसान भी हैं, लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं, तो उनको अपनी जहानत का इस्तेमाल आरएसएस बीजेपी मनुवादियों के साजिश को, हिंदू राष्ट्र लागू कराने की जो साजिश है, अपनी जहानत वो उस तरफ से लगा रहे हैं। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में उनका ये बयान पढ़ा जाना चाहिए कि ये बात साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग महिलाओं को रोक रहे हैं, कोई पुलिस और स्कूल नहीं रोक रहे हैं। डंडा लेके या एक जो वो लड़की थी जिन्होंने अल्लाह मुस्कान जिनका नाम है, उनको कोई कॉलेज वालों ने नहीं रोका था। आरिफ मोहम्मद खान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते, वो लोग थे जो मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं देते। वो उनके आकाओं के कहने पे भगवा वस्त्र धारण करके और वो महिलाओं के ऊपर जो पढ़ने जाना चाहती हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये है असलियत। लेकिन आरिफ मोहम्मद साहब को ऑब्वियसली अपनी जहानत, जब आदमी ज़मीर बेच देता है छोटे छोटे ओहदों के लिए, तो
ऑब्वियसली अपनी जहानत पूरी वो उसी तरफ से लगाएंगे ताकि इस एजेंडे को आगे कर सकें कि किस तरीके से ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बल्कि बाकी सारी महिलाओं को भी एजुकेशन से कैसे रोका जा सके। ये हिंदू राष्ट्र का और ये मनुवाद का और ये आरएसएस का बेसिक एजेंडा है। आज भी आरएसएस की, ये आरिफ मोहम्मद खान साहब को ये मुझसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो उनके साथ दोस्ती रखते हैं, कि आज भी जो महिलाएं हैं वो आरएसएस की मेंबर नहीं हो सकती। ये आरिफ मोहम्मद साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस के लोग महिलाओं को किस दर्जा, किस जगह रखना चाहते हैं और वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो खुद भी झेल ही रहे होंगे इस बात को। उनके साथ भी किस तरह का बिहेवियर हो रहा होगा ये वो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जो एक रिटायरमेंट की पोस्ट होती है गवर्नरशिप, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन वो जो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनकी जगह क्या एक गवर्नर की पोस्ट पे है जो एक रिटायरमेंट की पोस्ट होती है। या उनको अगर इतना ही वो अपना एकदम पूरा दिल जान जिगर सब आरएसएस को न्यौछावर कर चुके हैं तो क्या उसकी कीमत, उनकी एक गवर्नरशिप थी, रिटायरमेंट पोस्ट, पर वो उसी से खुश हैं तो उनकी खुशी उन्हें मुबारक हो, मैं तो उनको मुबारकबाद ही दे सकता हूँ। सर एक चीज़ समझ नहीं आता है कि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है या क्या है। इससे पहले बीजेपी के एक विधायक ने कर्नाटक में ये बयान दिया था कि देखिए महिला अगर छोटी कपड़ा पहनते हैं तो उनसे रेप होता है, रेप बढ़ता है, लेकिन अब वो हिजाब को लेकर कह रहे कि नहीं आप हिजाब पहन कर नहीं आ सकते। तो ये क्या चाहते हैं सर, समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो आपको खुद बताया ना कि वो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट की महिलाएं हैं उनको वो घरों में बंदी बना के रखना चाहते हैं और इसी कर्नाटक की हिस्ट्री रही है। टीपू सुल्तान जो थे उनसे मनुवादियों की, उनसे आरएसएस के लोगों की और उनकी हिंदू राष्ट्र के लोगों जो मानसिकता रखते हैं, क्या लड़ाई है? बुनियादी लड़ाई ये है कि कर्नाटक में एक प्रथा थी कि जो नाभि से ऊपर यानी कि कमर से ऊपर महिलाओं को जो स्वर्ण महिलाएं नहीं होती थी, सो कॉल्ड स्वर्ण, उनको नंगे घूमने होने का कानून था ताकि उनके साथ कोई भी सो कॉल्ड स्वर्ण या अपर कास्ट जिसे कहते हैं सो कॉल्ड, वो उनके साथ ज्यादती कर सके कभी भी किसी वक्त भी। ये नॉर्म था। टीपू सुल्तान साहब ने उसको एक फरमान जारी करके ख़त्म कर दिया। ये सबसे बड़ी बुनियादी लड़ाई है। ये वो बुनियादी लड़ाई है जो ज्योतिबा फूले साहब ने, सावित्री बाई फूले साहिबा ने और फातिमा खान साहिबा ने एक लड़ाई शुरू की थी औरतों को पढ़ाने की। किसके खिलाफ थी? वो मनुवाद के खिलाफ ही तो लड़ाई थी। तो आज भी बुनियादी बात यह है कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं देना रखना चाहते और महिलाओं को जो कि सो कॉल्ड स्वर्ण नहीं है उनको एक भोग की वस्तु समझते हैं जो और उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उनको इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि वो इस तरीके से उनके साथ ज्यादती करने के लिए खुले उनके लिए कानून, और ये हिंदू राष्ट्र में बनेंगे कानून इस तरह के दोबारा कि महिलाओं को एक बार फिर इस प्रकार से मजबूर किया जाएगा कि जो SC ST OBC की महिलाएं हैं, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो यही होगा कि उनकी महिलाओं के साथ फिर ज्यादती करने के कानून बनेंगे। सर इस मामले पे जो विपक्ष की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। जैसे कि अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया हिजाब मामले पे तो वो सर हिलाने लगे। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी भी इस पर खामोश है? क्या ये मुस्लिम से रिलेटेड कोई वो मुद्दा इस पर बोलना नहीं चाहते सर वो लोग? देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना, चाहे तो जिनका नाम ले रहे हो आप अखिलेश यादव हों या दूसरे लोग हों, वो बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते और उनके भी सभी पार्टियों में देखिए आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोग घुसे हुए हैं। अभी एक बड़ी दूसरी कांग्रेस पार्टी है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो बहुत कोर कमेटी थी उनके नेता की, वो सब वक्त आने पर उनको धोखा देके आरएसएस और बीजेपी में किस जंप लगा के चले गए, कितना बड़ा बैक स्टैबिंग करके चले गए। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मनुवादी मानसिकता की नहीं है या आरएसएस मानसिकता की नहीं है, उनको अपने अंदर ये ढूंढना चाहिए कि उसमें आरएसएस के एजेंट कौन है। तो वही उनसे इस तरह की पॉलिसी बनवाते हैं और उस तरह उन कानाफूसी करके अपने जो लीडर्स हैं उनको डराते हैं। अब यहाँ इशू तो हिजाब का है ही नहीं, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इशू है महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखने का, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में। SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की महिलाओं को मनुवादी एजुकेशन से दूर रखेंगे। पहला नंबर मुस्लिम महिलाओं का है ना, उसके बाद तो बाकी सबका नंबर आना ही है। तो अखिलेश यादव जी अगर इस
चक्र व्यू में नहीं फंसते, जाल में नहीं फंसते, तो बिल्कुल स्टैंड लेते। लेकिन वो हिजाब को हिजाब तरह से का इशू समझ रहे हैं, मतलब वो मजहबी इशू समझ रहे हैं, फंडामेंटल राइट का इशू समझ रहे हैं, लेकिन है दूसरा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के ऊपर हमला इसलिए हो रहा है कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं लेने देनी है, किसी भी तरह मुश्किलें पैदा करनी है उनकी। सर, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये हिजाब को लेकर संविधान या कानून क्या कहता है। अगर आप उनको सिंपल भाषा में समझा सके तो सर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी इंसान क्या, मैंने आपको इसीलिए वकीलों की ड्रेस का एग्जाम्पल दिया था। कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन बना सकती है कि यूनिफॉर्म, लेकिन वो यूनिफॉर्म हर एक इंसान की पसंद के ढांचे में उतरेगा। सर, बीजेपी का कहना है कि देखिए हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं समझते। अगर आप उनको समझा पाए यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है तो उसको जब बारे में बताया जाए। देखिए, वहाँ मैं फिर यही बात बताऊँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में परेशानी नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड किस मकसद से, किस साजिश के तहत लाया जाएगा और किस तरह का लाया जाएगा, उसमें प्रॉब्लम है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह का आता है कि उसमें सभी मज़हबों की जो रिवायतें हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सिविल कोड लाया जाता है, उसमें अलग अलग सेक्शन हो गए। मुस्लिम समाज के लोगों के तो वो इस प्रकार से शादी और निकाह और तलाक इस तरह से करेंगे, अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ इस तरह से उसका फॉलो करेंगे उसको। सिख समाज इस तरह करेगा, क्रिश्चियन समाज इस तरह करेगा, बौद्ध समाज इस तरह करेगा, जो SC ST हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो इस तरह अपना। तो ये अलग अलग सेक्शन के साथ अगर एक कोई कोड बन जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब मकसद ही सिर्फ इस बात का है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत का संविधान जो है उसे ख़त्म करना है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को किस तरह का मज़हब इख्तियार करना है या कोई मज़हब नहीं भी इख्तियार करना, इसकी भी आज़ादी है, तो ये छीन कर हिंदू राष्ट्र बनाना है और मनुस्मृति लागू करानी है। जब मकसद ये है तो मनुस्मृति लागू कराने के लिए ही ये सब CA NRC भी उसके लिए लाया जा रहा था। आज जो रिजर्वेशन हटाई जा रही है ये भी मनुस्मृति लागू कराने के लिए हो रही है। आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है ये भी मनुस्मृति लागू कराने के लिए हो रही है। आज जो अभी ये जो बैंक में इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, वो भी सब लोगों का पैसा अपनी तरफ खींचने के लिए, जो मनुस्मृति का एक जो बुनियादी बात है कि जो प्रॉपर्टी हो सकती है वो कुछ ही लोग, समाज के बहुत कम परसेंटेज वाले सारी प्रॉपर्टी हड़प जाएंगे, ये भी मनुस्मृति का एक वो है। तो ये जो सारी कार्रवाई हो रही हैं अलग अलग ढंग से मनुस्मृति लागू कराने की हो रही हैं और बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराने की साजिश चल रही है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ सभी खतरे में हैं। सिर्फ जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, साम्राज्यवादी ताकतें हैं, ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, मनुवादी ताकतें हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा। और उनमें से भी अब तो और भी एक आगे हो चुका है, उनमें से भी कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वही पूरे देश की संपदा को लूटने के लिए RSS और BJP बजिद हैं, जिसमें हम देख ही रहे हैं अडानी अंबानी, और अभी एक लेटेस्ट आपने स्कैम और देख ही लिया है कि हज़ारों लाखों करोड़ रुपए बैंकों के चुरा के लोग भाग रहे हैं और ये लोग स्ट्रेट फेस रख के देशभक्ति की बात करते हैं और मुसलमानों की नफ़रत के पीछे ही अपनी सारी चोरियां छुपाते हैं। सर, आजकल एक और बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है कि इंशाल्लाह एक दिन हिजाबी जो लड़की होगी या महिला होगी वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, प्रधानमंत्री सेवक होता है। मेरे ख्याल से तो प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई भी अच्छा इंसान प्रधानमंत्री बने जो इंसाफ, बराबरी और भारत के संविधान पे अमल करे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इतनी लंबी जो एक सन्यासियों जैसी दाढ़ी रख के अगर कोई चोरी कर रहा है या कोई बहुत सफ़ेद कपड़े पहनकर प्रधानमंत्री के पद पे जाके चोरी और बेईमानी कर रहा है, तो उससे वो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी ईमानदार इंसान, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो हिजाब पहनता हो, चाहे टोपी पहनता हो, चाहे वो टोपी नहीं पहनता हो, चाहे वो तिलक ही लगाता हो, चाहे वो धोती ही पहनता हो या कुछ भी पहनता हो, ये उसका अपना ज़ाती मकसद हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन कपड़े या हिजाब नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो है ईमानदार होना, बहादुर होना, डरपोक नहीं होना, बेईमान नहीं होना। तो ईमानदार, बहादुर और इंसाफ पसंद कोई महिला बनेगी तो वो मुझे भी बहुत खुशी होगी।
अब वो हिजाब पहनती हैं या नहीं पहनती है महिला, या वो साड़ी पहनती हैं या मंगलसूत्र पहनती हैं, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। मतलब आम नागरिक का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ईमानदार, शरीफ, बहादुर प्रधानमंत्री होने चाहिए। और महिला का मैं खुद चाहता हूं कि महिलाएं क्योंकि ज़्यादा ईमानदार, बहादुर और इंसाफ पसंद होती हैं, तो अगर महिलाएं प्रधानमंत्री बनेंगी तो देश की उन्नति ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। ये बात तो, इतनी बात तो मानने वाली। सर, आपसे आखिरी सवाल की बीजेपी का ये आरोप है कि देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और ये भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी जब CA/NRC का आंदोलन, उसमें भी यही कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। चाहे किसान आंदोलन में भी ये कहा गया कनाडा से फंडिंग हो रही है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो अगर देश में विरोध होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता दिया जाता है। और उन्होंने ये कहा कि हिजाब वाले मामले में NIA जाँच की मांग करते हैं। देश के खिलाफ साजिश तो है ही है, इसमें तो मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ जो कहते हैं, लेकिन किस तरीके से वो समझिए। जो भगवा एक जैसे और एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए बहुत सारी वीडियोस आई हैं, ये लोग हैं जो देश की दुश्मन ताकतों से सांठ-गांठ रख के, ख़ास तौर पे चाइना और पाकिस्तान जो भारत से भी दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दुश्मनी रखते हैं, इन दोनों, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये जो कोई भी इशू होता ही नहीं है उसको इशू बना के देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और किसान के लिए भी देखिए, इस तरह के जो कानून लाए थे जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को खुद माफ़ी मांगनी पड़ी, विड्रॉ करने पड़े, तो इस तरह के कानून वो किन साजिश के तहत, किस साजिश के तहत, कौन लोग थे वो, मेरे ख्याल से कौन वो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन थे जिनके कहने पे वो किसानों के खिलाफ लॉस प्रधानमंत्री साहब को बहका के लाए गए होंगे ऑब्वियसली। और इस तरह के जो CA/NRC लाया गया वो भी ऑब्वियसली लोग यही चाहते थे कि इस तरह के कानून आए और SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ के सारे सिटीजनशिप के राइट छीन लिए जाएं। तो कौन है ये मनुवादी ताकतें जो देश के साथ दुश्मनी कर रही हैं, देश में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहती हैं? वो इंटरनेशनल साजिश है ही। हिजाब पहनना ना पहनना नहीं है, हिजाब के को ज़बरदस्ती इशू बना के और खुलेआम उनको इजाज़त दे के कि तुम पुलिस का काम, तुम कोर्ट का काम, कानून का काम खुद ही एक अकेली महिला के पीछे 100-100, 200 लड़के भाग के उसको डराने धमकाने का काम जो कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल साजिश ही है, बिल्कुल इंटरनेशनल साजिश है ये। और इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से होनी चाहिए। और जो मनुवादी मानसिकता के लोग भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको सबको देशद्रोह के आरोप में, और उनके पीछे कौन कौन इंटरनेशनल ताकतें जुड़ी हुई हैं कि देश को ख़त्म करना चाहती हैं, जो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट महमूद पराचा, जिन्होंने हिजाब के मामले में अपनी बात खुलकर रखी। इन्होंने बताया कि संविधान क्या कहता है हिजाब के बारे में, कानून क्या कहता है। आप भी क्या सोचते हैं इन बातों से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com